नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने जाना था दोनों रूहें एक दूसरे से सिमट कर सो गई थी। सोने से पहले अमाल ने ज़रा हनीमून का तार छेड़ दिया था। सुबह उठकर रोज़ की तरह ही कविशा पूजा घर पहुंची थी। पूजा घर पहुंच जाने के बाद उसने जो किया वो आपको मालूम ही होगा। पैकिंग हुई थी, पैकिंग के साथ कुछ छेड़खानी भी हुई थी। शाम को अभी निकलना था और ये निकल गए थे। तो ये पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चला जाए। ये स्कॉर्पियो बहुत दूर तक चली आई थी। इस दूरी को तय करने में कविशा की ज़रा आँख लग गई थी और उसने अपना सर अमाल के कंधे पर ढलकाए आंखें बंद कर ली थी। धीरे से अमाल ने अपनी स्कॉर्पियो को रोक दिया था। इतनी धीरे रोका था कि कविशा की इस नींद में खलल ना पड़े। और अपनी स्कॉर्पियो को रोकते ही उसने ज़रा अपनी गर्दन को झुकाकर अपनी बीवी के चेहरे को देखा था। उसके लब मुस्कुरा दिए थे। उसकी आंखों में कितनी गहराई थी जब वो कविशा के चेहरे को देख रही थी। उसने अपने दाहिने हाथ से कविशा के चेहरे पर आ रहे बालों को ज़रा सा कान के पीछे किया। क्या हुआ? कविशा ने अपनी गर्दन हिलाते हुए पूछा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। कुछ नहीं मेरी बीवी, हमें जहाँ आना था हम आ गए। अपनी आँखों को ज़रा खोलने की कोशिश की थी यहाँ कविशा ने और अपनी चिन को उठाए उसने अमाल की इन झुकी हुई नज़रों में अपनी नज़रें डाली थी। क्या हुआ? कहा ना मैंने बीवी, हमें जहाँ आना था हम आ गए। इतनी जल्दी? ओह इतनी जल्दी? आपको पता है आप कितनी देर से सो रही हैं? ये कहते हुए कविशा ने ज़रा अपने आप को अमाल पर से उठाया और एक छोटी सी अंगड़ाई ली, जिस अंगड़ाई ने अमाल का दिल थाम लिया। कविशा ने बाहर की तरफ देखा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जिस तरफ कविशा देख रही थी सच में वहाँ कुछ नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ थे और ये घास और बादल जैसा लग रहा था वो आकर एक पॉइंट पर ज़मीन से मिल जा रहे हैं। आसमान और ज़मीन के दरमियान जो था वो सिर्फ पेड़ थे और पौधे रंग बिरंगे फूलों के साथ। उस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ देखो। अपने आप को ज़रा पीछे कर दिया था अमाल ने और कविशा ने उस तरफ अपनी गर्दन घुमाई थी जहाँ पर उसने देखा एक हसीन घर, बहुत हसीन। देखने में कोई घर इतना अट्रैक्ट लग सकता है ये कभी शायद नहीं सोचा था कविशा ने। ये घर है? हाँ ये घर है जी, ये घर है। अपने गर्दन को ज़रा अमाल ने कविशा पर झुका सा दिया था और फट से अमाल ने अपने आप को स्कॉर्पियो से बाहर किया था। जाकर कविशा की साइड वाला दरवाज़ा खोल अपनी हथेली कविशा के चेहरे के आगे कर दी थी। कविशा ने पहले अमाल को देखा और बिना उसकी हथेली को दिए अपना हाथ उसे थमा दिया। फट से कविशा को स्कॉर्पियो से बाहर निकाल लिया था अमाल ने। कविशा ने बाहर आते ही अपनी नज़रों को ज़रा घुमा दिया। ये आसमान यहाँ कितना खुला सा लग रहा है और इस पूरे खुले आसमान में अगर कुछ है तो उसका ये नीला रंग है और उस पर ये अपनी उड़ान उड़ते बादल। इन बादलों से ज़्यादा आज़ाद आज कोई नहीं था, कोई भी नहीं। ये हसीन वादियाँ, ये पेड़, ये पौधे और ये हरी ज़मीन किसी सुकून से कम नहीं थी। बस इन सब के बीच में था ये खूबसूरत घर। इस घर को ऊंचाई देकर इसकी खूबसूरती नहीं बिगाड़ी गई थी, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी दूर तक इसे घेर दिया गया था दीवारों से, लेकिन वो दीवारें भी तो कितनी खुश नसीब थी जो इस घर के इर्द गिर्द खड़ी थी। चलें
जितनी देर में कविशा ने इस घर को निहारा था उतनी देर में अमाल ने बैग्स निकाल लिए थे। स्कॉर्पियो को अंदर नहीं है। आज स्कॉर्पियो को भी आज़ाद कर देते हैं। हाँ आप बस अपनी कविशा का हाथ थामे अमाल आगे बढ़ गई थी। उसने गेट को खोल दिया था। उसकी चाबी उसी के पास थी। धीरे धीरे इनके कदम अंदर गए। जब अंदर गए तो क्या खूबसूरत नज़ारा। ये फूलों की वादियाँ थी। शायद कोई ही फूल यहाँ मिसिंग होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या था, गुलाब। गुलाब में वो पीला रंग लिए हुए गुलाब जो अपने पीले रंग से एक अलग चमक बिखेर रहा था। और जब दाहिनी तरफ अपनी गर्दन मोड़ ले गई कविशा तो उसने एक अलग रंग के गुलाब देखे, गुलाबी, जो अपने नाम के हिसाब से अपनी मौजूदगी दर्शा रहे थे। क्या यहाँ गुलाब की खेती होती है? कविशा ने एक कैसा नादानी भरा सवाल किया था, जिस पर मुस्कुराई थी अमाल और मुड़ी थी उसके चेहरे पर। हाँ, लेकिन एक गुलाब इसमें मिसिंग था और वो मेरी बीवी है। आज इन गुलाबों की महफिल पूरी हो गई, अमाल ने कहा था और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे थे। जब जब कदम रखने थे वहाँ एक टाइल्स थी जिसे ब्लॉक किया गया था और हर ब्लॉक के बीच में एक खूबसूरत मुलायम घास थी। आगे बढ़ते चले गए थे ये दोनों और अब ये घर आया था। घर का ये खूबसूरत पुराना दरवाज़ा जो पुराना कहीं से नहीं लग रहा था। ये क्या हमारा घर है? जी, मेरी बीवी। शायद तुमने नोटिस नहीं किया। अपनी आंखों से इशारा किया था अमाल ने अपनी बात कहकर और उसकी आंखों के इशारों को फॉलो किया था कविशा की आंखों ने और बस एक नेम प्लेट पर रुक गए थे, आवर होम, हमारा घर। और ठीक उस नेम प्लेट के नीचे एक चिकनी मिट्टी का ब्लॉक तैयार करवाया था अमाल ने। ये क्या है? आ जब कविशा ने उसे उंगली से छूना चाहा तो अमाल ने उसे रोक दिया। हैरानी और चौंकती हुई निगाहों से कविशा ने उसकी तरफ देखा। अरे मेरी बीवी, सिर्फ एक उंगली नहीं, पूरी हथेली रखनी है उस पर तुम्हें। क्या? मुझे? हाँ, जिसका ये घर है उसकी हथेलियाँ इस दरवाजे पर होनी चाहिए। अपनी गर्दन को उचका ले गई थी कविशा, जैसे इन पेड़ों से ऊंची कर देना चाहती थी और हंसते हुए उसने अमाल का हाथ थामा। ये हमारा घर है तो इस घर की दहलीज पर हमारी हथेलियाँ होंगी। बस उसका दाहिना हाथ और अपना दाहिना हाथ कविशा ने उस मिट्टी पर ज़रा धंसा दिया। जब ये धंसाया तो दोनों की निगाहों ने देखा और अपना हाथ वापस खींचा सा दोनों ने एक साथ। जब खींचा तो हथेली पर बनी एक एक लकीर उस मिट्टी वाली खूबसूरत टाइल पर उभर आई थी। हमारा घर। हाँ, अब चलें। बस अब ये दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा खुलते ही दोनों अंदर की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि अमाल ने कविशा को रोक दिया था। क्या हुआ? अभी और कुछ है क्या? हाँ, बिल्कुल है। मैं अपने घर में अपनी बीवी को अपनी बाहों में ले जाना चाहती हूँ। ये कहकर अमाल ने ज़रा बैग को छोड़कर कविशा की कमर पकड़ ली थी। कमर पकड़ते ही उसने अपनी गोद में उठा लिया था अपनी बीवी को और फिर से इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में जम गई थी, बंध गई थी। कविशा ने अपनी दोनों बाहों के हार अपनी अमाल की गर्दन में डाल दिए थे। लबों पर मुस्कान लिए, सांसों में मोहब्बत लिए, गहराई लिए ये दोनों आगे बढ़ने लगे थे। चल सिर्फ अमाल के कदम रहे थे लेकिन बढ़ दोनों रहे थे। कितनी गहरी लाइन है ये। जितना खूबसूरत ये घर बाहर से था उतना ही खूबसूरत अंदर से भी था और सबसे मेन चीज़ थी वो लकड़ियों वाला हीटर। हाँ, आप यहाँ बहुत ठंड पड़ती है क्या? जी हाँ मेरी जान, बस शाम होने की देर है, फिर तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए होगा।
गर्माहट के लिए। अब छोड़ो मुझे। ज़रा मचली थी कविशा यहाँ आमाल की बाहों में। अमाल उसके इस मचलने पर मुस्कुरा दी थी। अच्छा, बेडरूम में चलना है या फिर नहीं, अभी नीचे उतारो, मुझे घर देखना है मुझे। अच्छा चलो घर देख लेते हैं, लेकिन इसमें नीचे उतरने की कोई शर्त नहीं है। तो क्या तुम मुझे इसी तरह बाहों में उठाकर घर दिखाओगी? अपनी आंखों को बड़ा किया अमाल ने, भवों को उचका दिया और एक शरारत भर ली थी अपनी निगाहों में। जो हुक्म मेरी बीवी का। आओ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये कहते हुए अमाल ज़रा आगे बढ़ी थी। ये बड़ी सी विंडो जिसे स्लाइड कर दिया जाए तो एक बड़ा सा झरोखा खुल जाए, वहाँ पर वो अपनी बीवी को लेकर आ गई थी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था। थोड़ी ही दूर पर ये गुलाबी रंग के गुलाब, फिर वो दीवार जो अपने होने पर ज़रा गर्व कर रही थी, उसके पीछे ये पेड़, दूर तक जाती नज़रें जहाँ ये नीला आसमान नज़र आए। ये कितना खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी बीवी से ज़्यादा नहीं। फिर से इन दोनों की निगाहों ने एक खिंचाव लिया, लेकिन इस बार इस खिंचाव में एक अलग भाव था, गहराई। इसी गहराई को थामते हुए अमाल के होठों ने कविशा के माथे को चूम लिया था। अपनी हवेली के लॉन में घूमते घूमते रूह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, खिलखिलाकर हंस रही थी। जैसे ही वो एक चक्कर लेते हुए पीछे मुड़ी, उसका खिलखिलाना एकदम से स्टॉप हो गया। सामने काका आकर खड़े हो गए थे। क्या बात है बिटिया, किससे इतनी हंस हंस कर बातें हो रही हैं? काका वो एक दोस्त हैं, उन्हीं से। अच्छा, क्या नाम है दोस्त का? काका ने पूछा था एक सार्कास्टिक भाव देते हुए। अ, विनी है, विनी नाम है उनका। अच्छा, यहीं कहीं रहती हैं क्या? नहीं काका, थोड़ी मतलब दूसरे गांव में है। ठीक है ठीक है, इतना घबरा काहे रही हो? हाँ, और तुम्हारी मॉम कहाँ है? दिखी नहीं आज सुबह से। अरे काका, वो मॉम बैठक में होंगी, कुछ लोग आए हुए थे फरियाद लेकर। हाँ, यही तो, यही नहीं समझ में आता है उसका। सारे फरियादी यही क्यों आ जाते हैं इसकी बैठक में? क्या मतलब काका? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, तुम करो, जिससे भी बात कर रही हो करो। ये कहते हुए काका ने एक अजीब निगाह से देखा और फिर अपने कदम वापस पीछे की तरफ मोड़ दिए थे। काका को आज क्या हुआ है? इतने सवाल, मतलब कभी तो इतना ध्यान देते नहीं थे, आज क्यों? वो भी मेरे फ़ोन पे बात करने के लिए? नहीं, क्या हो गया है? तभी फ़ोन के पीछे से आवाज़ आ गई थी। क्या हुआ जान? कुछ नहीं, वो काका थे। तो फिर तुमने मुझे विनी बना दिया? हाँ, तो क्या कहती कि मेरा विनय मुझसे बात कर रहा है? हाँ, कह देती। और वो सीधा जाकर मॉम से कह देते हैं। अपनी बातों में रू ज़रा बिजी हो गई थी। तभी काका पीछे मुड़े थे। सब पता है तुम किससे बात कर रही हो और किससे नहीं। फिर से अपने कदम उन्होंने अपने रास्ते पर बढ़ा दिए। उदय जल्दी जल्दी अपनी कार लेकर हवेली पर आ गया। उसकी नज़र चारों तरफ थी, उसे यहाँ कोई नहीं नज़र आया। जल्दी जल्दी अंदर गया तो रूह से पहले मुलाकात हुई। रूह अब अपने बुक्स में ध्यान लगाए हुए थी, अपनी इस खूबसूरत गार्डन के एक बेंच पर बैठे हुए। क्या हुआ, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? रूह ने उदय से पूछा। कुछ नहीं। उदय अपनी बात कहते हुए ज़रा हिचकिचा रहा था रूह के आगे। क्या हुआ उदय, बोलो ना। एक काम था बच्ची। किससे? मुझसे? हाँ, क्या काम है? ये कहते हुए उदय सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया था। जब डेट पर जाते हैं तो क्या गिफ्ट लेके जाते हैं लड़की के लिए? उदय ने कैसे न कैसे अपनी बात रूह से कह दी थी और रूह की आंखें बड़ी हो गई थी। एक पल के लिए वो खामोश हो गई थी।
क्या कहा आपने? अब मेरे कानों ने ठीक सुना ना? हाँ बच्ची, वो ये कहते हुए ज़रा शर्मा गया था उदय। आप और डेट किसके साथ? मेरा मतलब क्या नाम है उनका, बताओ ना। बच्ची अभी नाम ना पूछो ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर डेट पर जाना है तो सबसे पहले अपने आप को अच्छे से कपड़े में लेकर जाना, ये चमकीले वमकीले नहीं जैसे उस दिन आप पहनकर घूम रहे थे। हाँ उस दिन तो गलती हो गई थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, फूल बहुत प्यारे, जिनकी खुशबू थोड़ी दूर तक पहुँचे, और एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो उन्हें पसंद हो। आपको उनकी पसंद के बारे में मालूम है ना? अ, उम, अब ये मत कहना कि नहीं मालूम है। अ, बस इतना मालूम है कि वो झुमके रोज़ रोज़ अलग अलग पहनती हैं। ओहो, झुमके, तो ठीक है, एक बहुत अच्छा सा झुमका खरीद लो। ठीक है, मैं मदद करूँ झुमका खरीदने में? नहीं नहीं, मैं खरीद लूँगा। ब्लश करते हुए उदय ने अपनी बात कही। ओह ब्लशिंग वशिंग, हाँ। बच्ची बदमाश हो गई हो तुम, ये कहते हुए उदय यहाँ से आगे बढ़ गया था। इस घर की खूबसूरत बालकनी में अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे हुए कविशा खड़ी थी और बस सामने के इस सुंदर दृश्य को निहारे जा रही थी। उसका दुपट्टा हल्के हल्के से नीचे ज़मीन पर लग रहा था। अमाल को एक फ़ोन करने जाना पड़ा था। जब उसके कदम वापस हुए तो उसने अपनी कविशा को इस तरह देखा। फट से जाकर उसने धीरे से वो दुपट्टा अपनी मुट्ठी में भर लिया। अपनी मुट्ठी में दुपट्टे को भरे हुए ही अपनी कविशा की कमर में अपने दोनों हाथ डालकर अपनी चिन को कविशा के कंधे पर चिपका सा दिया। क्या सोच रही है मेरी बीवी? कुछ नहीं, ये ढलता सूरज क्या क्या सिखा कर जाता है ना, क्या क्या बता कर जाता है। किसी के लिए बहुत खूबसूरत लगता है तो किसी के लिए उदास। जब कविशा ने उदास कहा तो उसकी आवाज़ में भी ज़रा उदासी थी जो भाप गई थी अमाल। उसने कमर को बिना छोड़े ही कविशा को अपने सामने किया। क्या हुआ मेरी बीवी, इतनी उदास क्यों? हाँ, और अगर ये ढलता हुआ सूरज खूबसूरत लगता है तो फिर खूबसूरती को रखो और उदासी को नहीं। क्या नहीं? मैं जब भी इस ढलते हुए सूरज को देखती हूँ मुझे मुझे मेरे बाबा की याद आती है। पता नहीं क्यों। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। कविशा के लबों ने इतना ही कहा था कि उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। फट से अमाल ने अपनी कविशा के चेहरे को अपने कंधों में भर लिया। नहीं, और उसकी उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी थी। नहीं मेरी बेबी, तुम इस तरह नहीं रो सकती मेरे सामने, बिल्कुल नहीं। देखो देखो मेरा दिल कितनी तेज धड़कता है। ये कहते हुए अमाल ने कविशा की हथेली को पकड़कर अपने सीने पे धर सा दिया था। और बाबा जहाँ भी होंगे वो मेरी बीवी को देख रहे होंगे ना। हाँ, तुम्हें देख रहे होंगे, प्रिया को देख रहे होंगे, माँ को देख रहे होंगे, और फिर तुम्हारे लबों पर ये सारी मुस्कानें देख रहे होंगे, दिल की खुशी देख रहे होंगे, तो खुश हो रहे होंगे। तो फिर उन्हें याद करके अपने दिल को इस तरह न दुखाओ, इस तरह न दुखाओ मेरी जान कि वो दर्द मुझ तक पहुँचे। मैंने ये दर्द तुम्हारे तक नहीं पहुँचाया। कविशा अमाल के कंधे में ही बोल पड़ी थी। अच्छा, और मैं कभी नहीं पहुँचाऊँगी, दर्द तो बिल्कुल नहीं हो। और क्या पहुँचाना है? अपनी उंगलियों में कविशा की चिन को पकड़कर ज़रा ऊपर उठा दिया था अमाल ने उसका चेहरा। सब कुछ
अपनी सांसें तुम तक पहुंचानी। आई लव यू अमाल कपूर, आई लव यू। जैसे ही अमाल के कानों में ये लफ्ज़ गए, जैसे मिश्री बन गए। फिर से कहना जाने मन, आई लव यू अमाल कपूर। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा। ये ज़मीन जहाँ आसमान से मिलती है वहाँ तक ये पेड़ अपनी ऊंचाइयाँ बेइंतहा कर देते हैं, वहाँ तक ये प्रकृति अपनी खुशबू जहाँ तक पहुँचाती है वहाँ तक। आई लव यू अमाल कपूर। ये कहा ही था कविशा के लबों ने कि अमाल के लबों ने उसके बोलते लबों को अपने अधरों में भर लिया और फिर चूमना शुरू किया, बहुत मुलायम तरीके से, लेकिन बहुत इंटेंस। दोनों की आंखें बंद हो गई थी। कविशा का एक हाथ अमाल की कमर को मोड़े हुए था और एक हाथ उसके सीने पर ही, जो उसने खुद रखवाया था। अमाल का हाथ जो बालों में फिर रहा था वो घूमते हुए कविशा के गर्दन में चला गया और दूसरे हाथ ने जरा शरारत की। वो अंदर सूट में चला जाना चाहता था और धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगा था। पेट पर जैसे ही कविशा ने उसका हाथ महसूस किया, उसने एक सांस को रोक दिया। नहीं, सांस नहीं रोकनी है। फिर से अमाल ने अपनी बात कही और अपनी बात कहते हुए ही उसने कविशा के होठों को ज़रा सक करना शुरू कर दिया। ये किस आगे बढ़ा। इस किस में गहराई हुई है, सॉफ्टनेस के साथ साथ गहराई। और वो कभी काट लेते तो कभी सक कर लेते। इस तरह वो हाथ भी ज़रा अपना सफ़र ऊपर की तरफ करने लगा था और ये सूरज ढलते ढलते अपनी रोशनी इन दोनों की मोहब्बत को दिए जा रहा था। ये अपनी बालकनी में है और सूरज ढल रहा है। तो आज का ये एपिसोड यहीं तक रखते हैं। जानेंगे ये सूरज ढलते ढलते जब रात दे जाता है, जब सर्द हवाएं दे जाता है, तो किस तरह ये दो बदन एक होते हैं। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। कहानी कैसी लग रही है ये बताने के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुस्कुराते रहो। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।